हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, समय को बगैर व्यतीत किए हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो हमने आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था में कहां तक पहुंचा दिया था ठेल ठाल के। तो आप लोगों को हमने अनुच्छेद 75 तक क्या किया था, कक्षा दे दी थी, यानी संघीय मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की कक्षा दे दी थी। आज अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। उस कक्षा में केवल पढ़ेंगे महान्यायवादी। आज की जो कक्षा होगी मेरे दोस्त किस पर होने वाली है, तो आज की कक्षा एक विषय पर होगी, भारत का महान्यायवादी। आज की कक्षा होगी केवल महान्यायवादी। आज की कक्षा होगी मेरे दोस्त महान्यायवादी पर। इंग्लिश में इसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल। इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। इंग्लिश में कहते हैं मेरे दोस्त अटॉर्नी जनरल। चलिए देखते हैं महान्यायवादी, इसका वर्णन कहां पर मिलेगा, तो इसका वर्णन मिलेगा अनुच्छेद 76 में। तो देख लेते हैं कि अनुच्छेद 76 में कहा क्या गया है। ठीक है, अनुच्छेद 76 में किस बात का वर्णन है, उस बात को देखते हैं। तो अनुच्छेद 76 में जो बात कही गई है उस बात को देखते हैं। एक मिनट मेरे दोस्त, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंक डालें। हम तो गया भाई रोडवा पर फेंकत रहनी। चलिए आइए मेरे दोस्त, हमने आप लोगों को बताया है कि आज क्या पढ़ेंगे, महान्यायवादी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, महान्यायवादी। महान्यायवादी की कक्षा जो होगी इसको इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को अनुच्छेद नंबर 76 में रखा गया है। किसमें रखा गया है, अनुच्छेद नंबर 76। तो चलिए देख लेते हैं अटॉर्नी जनरल को कहते क्या है, या अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद नंबर 76 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद नंबर 76 में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। भारत का एक महान्यायवादी होगा जो भारत सरकार को होगा, जो भारत सरकार को विधिक सहायता प्रदान करेगा। विधिक सहायता प्रदान करेगा। भारत सरकार का एक महान्यायवादी होगा जो भारत सरकार को एक विधिक सहायता प्रदान करेगा। विधिक सहायता प्रदान करेगा। देखिए मेरे दोस्त, हमने बताया है आज की कक्षा होगी महान्यायवादी की। इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को किस अनुच्छेद में रखा गया, तो इसको जगह दिया गया है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 76 में। इसको कहां पर जगह दिया गया, अनुच्छेद नंबर 76 में।
यह राष्ट्रपति की कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका में भी भाग लेता है। ठीक है, यह संयुक्त काम करता है, मिली जुली सरकार है इसकी। ठीक है, यह राष्ट्रपति यानी भारत की कार्यपालिका के साथ भारत की विधायिका में भी क्या करता है, हिस्सेदारी निभाता है। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 76 में किसका वर्णन है। तो इसमें कहा गया कि भारत का एक का होगा अटॉर्नी जनरल होगा, भारत का एक का होगा अटॉर्नी जनरल होगा। इसका काम क्या होगा, तो यह भारत सरकार को, किसको, भारत सरकार को क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। लेकिन कैसी सहायता रहेगी, तो विधिक सहायता। विधिक का मतलब होता है मेरे दोस्त कानूनी सहायता। कौन सी सहायता, कानूनी सहायता। अब कहेंगे कि कानूनी सहायता के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो कानूनी सहायता के अंतर्गत जो विषय आती है या जो बातें आती हैं वह है कि कानूनी सहायता के अंतर्गत जो बातें आती हैं उसको देखते हैं। मतलब किसी भी किसका विधि का निर्माण करना हो, विधि का क्या करना हो, विधि का निर्माण करना हो, तो विधि के निर्माण में हिस्सेदारी कौन लेता है, विधि के निर्माण में हिस्सेदारी होती है महान्यायवादी की। किसी भी प्रस्ताव को देखना हो तो किसी भी किसको, प्रस्ताव को, प्रस्ताव में भी किसकी हिस्सेदारी होती है, प्रस्ताव का, प्रस्ताव को निर्देशित करना, निर्देशित करना। किसी भी प्रकार की विधिक सहायता हो या कानूनी सहायता ये क्या करता है, प्रदान करता है। विधि या कानून का जब निर्माण किया जाता है तब भी यह अपनी हिस्सेदारी निभाता है। कहां पर निभाता है, तो जैसे संसद में भी निभा सकता है। कहां पर, तो संसद में भी निभा सकता है, या तो राष्ट्रपति विशेष बुलाए तो राष्ट्रपति के साथ में भी निभा सकता है। राष्ट्रपति विशेष रूप से यदि बुलाए इसे महान्यायवादी जी को, तो राष्ट्रपति विशेष रूप से भी क्या कर सकता है, इनको आमंत्रित कर सकता है। तो राष्ट्रपति की भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। कौन, तो भारत का महान न्यायवादी, भारत का जो महान न्यायवादी है विशेष रूप से क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। कैसी सहायता प्रदान करता है, तो विधिक सहायता। विधिक का मतलब होता है कानूनी सहायता। कैसी सहायता, कानूनी सहायता। कानूनी सहायता के अंतर्गत किसी भी प्रस्ताव को अच्छी मतलब उसमें गलती हो गई हो, उसको सुधारना हो। कानून का निर्माण करते समय किसी को यदि सुधारने का काम किया जाता है तो किसको, किसके सौंपा जाता है, महान्यायवादी को। किसमें मिलेगा वर्णन, अनुच्छेद नंबर 76 में। यह कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका में भी हिस्सेदारी लेता है। मुख्य रूप से यह कार्यपालिका और विधायिका का हिस्सा होता है, न कि न्यायपालिका का हिस्सा होता है। न्यायपालिका का यह हिस्सेदारी या न्यायपालिका में यह अपनी हिस्सेदारी तब निभाता है जब राष्ट्रपति क्षमादान को करते समय, क्षमादान करते समय जब महान्यायवादी से सलाह लेता है तब यह न्यायपालिका में शामिल होता है। लेकिन इसे मुख्य रूप से कार्यपालिका और विधायिका का हिस्सा माना जाता है। किसको, तो मेरे दोस्त किसको हिस्सा माना जाता है, तो आपके महान्यायवादी को माना जाता है। इसको एक अनुच्छेद में रख दिया गया और कहा गया क्या कि महान्यायवादी जी आप इधर उधर रहेंगे तो भागेंगे, इससे अच्छा है कि आपको एक बोरा में ठूस के रख दिया जाए। और उस बोरवा का नाम है आर्टिकल 76। एक बोरा में भर दिया गया किसको, महान्यायवादी को। उस बोरा में भरा गया, अब बोरा का नाम है आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में किसको रखा गया, तो महान्यायवादी को रखा गया। कहा गया कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जो भारत सरकार को विधिक सहायता का करेगा, प्रदान करेगा। विधिक सहायता का मतलब कानूनी सहायता। किसी भी प्रकार की कानून के बारे में यदि किसी से सलाह लेना होगा तो आपको किससे सलाह लेना पड़ेगा मेरे दोस्त, आपको महान्यायवादी से सलाह लेना पड़ेगा। किसको, भारत सरकार को। राष्ट्रपति का हो गया काम, प्रधानमंत्री का काम हो गया, मंत्रिपरिषद का काम हुआ, मंत्रिमंडल का काम हुआ। तो ऐसे समय में कौन हिस्सेदारी निभाएगा या कौन साथ देगा, तो ऐसे समय में आपको भारत का महान न्यायवादी क्या करेगा, भारत सरकार की तरफ से वकालत करेगा। क्या करेगा, वकालत करेगा, भारत सरकार के केस को लड़ेगा। भारत सरकार का कोई भी मुकदमा रहेगा तो सबसे पहले आगे कौन जाएगा, आपका महान्यायवादी जाएगा। अब आपके मन में विचार आएगा कि क्या महान्यायवादी केवल भारत सरकार के ही मतलब मुकदमा को देखता है, नहीं, भारत सरकार के यह मुकदमा को देखता है, परंतु यह खाली है तब किसी अन्य व्यक्ति के भी मुकदमे को क्या कर सकता है, देख सकता है। यह बाध्य नहीं है कि केवल भारत सरकार का देखेगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत सरकार के महान न्यायवादी के बारे में। अब तो खाली आर्टिकल के बारे में, अब जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसमें चर्चा करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं जल्दी से। आइए मेरे दोस्त, हम बारी बारी से अब तो इसके केवल अनुच्छेद को देखे हैं, लेकिन
अब महान्यायवादी के फैक्ट को देखने का काम करते हैं, जो महान्यायवादी से जुड़े हुए तथ्य हैं। मतलब कार्यकाल कितना होगा, यह किसके प्रति उत्तरदायी होगा, इसको लाएगा कौन, क्या इसका चुनाव किया जाएगा कि इसकी नियुक्ति की जाएगी, इसकी योग्यता क्या होगी, यदि योग्यता है तो कहां पर है, क्या यह दोनों अधिवेशन में या और दोनों सदन के बैठक में भाग ले सकता है का कि नहीं ले सकता है, इसको वोट देने का यानी मतदान का अधिकार है कि नहीं है यह, फिर इसके बाद मतदान के समय में कहां पर क्या करेगा, कैसे कैसे कार्य करेगा, इसका कार्यकाल क्या है, कार्यक्षेत्र क्या है, अधिकार क्या है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से हम इरेज करेंगे, इसको मिटाएंगे। मिटाने के बाद फिर हम लोग किधर चलेंगे, आगे की ओर चलेंगे मेरे दोस्त। तो जल्दी से क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने, अब देखते हैं महान्यायवादी से जुड़े हुए तथ्य। किससे, तो महान्यायवादी से जुड़े हुए तथ्य कि क्या क्या महान्यायवादी से संबंधित है उसको देखेंगे, और महान्यायवादी से संबंधित जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको देखने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमने बता दिया क्या कि अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का एक क्या होगा, महान्यायवादी होगा। तो पहले हम इसकी क्या देखते हैं, योग्यता देखते हैं। क्या देखेंगे, योग्यता। चलिए देख लेते हैं कि योग्यता इसकी क्या है, किसकी, तो महान्यायवादी की। पहले इसकी क्या देखेंगे, योग्यता देखेंगे। देखते हैं क्या महान्यायवादी की योग्यता क्या है। चलिए महान्यायवादी की योग्यता देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, तो इसकी नियुक्ति देखेंगे। जब इसको योग्यता हो जाएगी तो इसको क्या दिया जाएगा, नियुक्ति दिया जाएगा। तो नियुक्ति भी देखेंगे बारी बारी से। नियुक्ति के बाद क्या देखेंगे, इसका कार्यकाल देखेंगे, यानी यह क साल तक कार्य करेगा। तो अगला वाला देखेंगे क्या, कार्यकाल देखेंगे, यानी कितने वर्ष तक यह काम करेगा, कार्यकाल हो गया। फिर इसके बाद देखिए, इसको हमको देखने का काम करना क्या है, योग्यता देखना है, नियुक्ति देखना है, कार्यकाल देखना है। अगला वाला क्या देखना है, तो अधिकार एवं कार्यक्षेत्र देखना है। क्या देखना है, अधिकार एवं कार्यक्षेत्र देखना है, अधिकार एवं कार्य क्षेत्र। मतलब ई बबुआ महान्यायवादी साहब कहां पर काम कर सकते हैं या कहां तक काम कर सकते हैं। जैसे सिकंदर का क्षेत्र था ना, यहां से वहां तक फैला था, ठीक है, बहुत दूरी तक, तो यही सब देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से, इनकी नियुक्ति को पहले देखते हैं। ठीक है, इनकी किसको, नियुक्ति को देखते हैं। तो ये सब हटाते हैं, फिर इसके बाद बारी बारी से देखेंगे। पहले इनकी योग्यता, फिर नियुक्ति करेंगे, फिर कार्यकाल करेंगे, अधिकार एवं कार्यक्षेत्र देखेंगे, फिर इसके बाद अटॉर्नी जनरल का काम समाप्त हो जाएगा। चलिए तो जल्दी से इनकी योग्यता को देखते हैं। इनकी योग्यता पहले देख लेंगे, तभी ना हम इनको क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। इनका चुनाव नहीं किया जाता है मेरे दोस्त, इनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इनकी योग्यता को देखते हैं। इनकी पहली वाली बात जो है यह है योग्यता। योग्यता को देखने का काम करते हैं। तो इनकी योग्यता पहली वाली है, पहली योग्यता क्या है कि किसी भी कहाँ के, भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक, क वर्ष तक, 10 वर्ष तक अधिवक्ता के पद पर रहा हो, अधिवक्ता के पद पर, अधिवक्ता या वकील के पद पर रहा हो, के पद पर रहा हो। दूसरा वाला क्या मिलेगा मेरे दोस्त, तो दूसरी वाली इनकी योग्यता है कि किसी भी कहाँ के, भारत के किसी भी, किसमें, हाई कोर्ट में, किसमें मेरे दोस्त, हाई कोर्ट में, क वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, किस पद पर, न्यायाधीश के पद पर, किस पद पर, न्यायाधीश के पद पर रहा हो, के पद पर रहा हो गया।
अब देखिए यह तो दो ठो इनकी योग्यता हुई, तीसरी योग्यता आपको मिलेगी किसकी? महान्यायवादी की। किसकी? महान्यायवादी की तीसरी योग्यता क्या होगी? तो महान्यायवादी की तीसरी योग्यता होगी कि राष्ट्रपति के नजर में, किसके नजर में? राष्ट्रपति की नजर में, क्या हो? विधिवेत्ता हो। राष्ट्रपति की नजर में विधिवेत्ता हो। अब देखिए कहेंगे कि विधिवेत्ता क्या होता है? तो विधिवेत्ता का अर्थ होता है कानून का जानकार। कानून का जानकार, कानून का क्या हो मेरे दोस्त? जानकार हो। अब कहेंगे कि कानून का जानकार मतलब वह विधि का, कानून का अच्छा खासा का हो, जानकार हो, या कानून को जानने वाला हो। अब बताइए क्यों घूर फेंके वाला के बैठा दो जमन का महान्यायवादी के पद पर, तो का करी? कही कि चला कुल जानी एकदम कुल छोड़ दा एकदम, आज चल के वही नीचे का करा लोगन, वही खेते में चला घूर फेंका। तो कानून का जानकार होना चाहिए किसके नजर में? राष्ट्रपति की नजर में। या तो वह कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक किसके पद पर रहा हो? अधिवक्ता के पद पर या तो वकील के पद पर रहा हो, एक ही बात है। ठीक है, कहां पर रहा हो? हाई कोर्ट में। कहां पर? हाई कोर्ट में। क वर्ष तक? 10 वर्ष तक। किस हाई कोर्ट में? तो भारत के हाई कोर्ट में। भारत के किसी भी हाई कोर्ट में यदि वह व्यक्ति 10 वर्ष तक अधिवक्ता या वकील के पद पर रहा हो तो उसे क्या बना दिया जाएगा? भारत का महान न्यायवादी बना दिया जाएगा। अगला वाला देखिए, किसी भी हाई कोर्ट में, कहां के? भारत के। क वर्ष तक? 5 वर्ष तक। क वर्ष तक? 5 वर्ष तक। क्या रहा हो? तो न्यायाधीश रहा हो। न्यायाधीश का मतलब जज रहा हो। क्या रहा हो? जज रहा हो। किस पद पर रहा हो? जज के पद पर रहा हो तो उसे क्या बना दिया जाएगा? उसे क्या बना दिया जाएगा? महान न्यायवादी बना दिया जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि महान न्यायवादी साहब की योग्यता आपको समझ में आई होगी। ठीक है, महान न्यायवादी महोदय की योग्यता आपको समझ में आई होगी। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगली टॉपिक क्या रहेगी? नियुक्ति। इनकी योग्यता को देख लिए, जब योग्यता को देख लिए तो अब इनकी किसकी ओर बढ़ते हैं? नियुक्ति की ओर बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट लेने का काम करिए। ठीक है, अब महान न्यायवादी जी की नियुक्ति करवा देते हैं। चलिए जल्दी से। चलिए, महान न्यायवादी महोदय की आप क्या करेंगे? दूसरा का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। दूसरा का टॉपिक क्या है? महान न्यायवादी महोदय की नियुक्ति। महान न्यायवादी महोदय की क्या पढ़ेंगे? नियुक्ति पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? आइए मेरे दोस्त, हम लोग क्या देख लेते हैं, तो अगला टॉपिक देखेंगे। हमने आप लोगों को किनका तो महान न्यायवादी महोदय का क्या बता दिया है, तो महान न्यायवादी महोदय का हमने योग्यता बता दी। अब इनकी क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। क्या करेंगे? नियुक्ति। तो चलिए इनकी नियुक्ति की ओर बढ़ते हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। किसकी नियुक्ति? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति की, अरे महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल नहीं, मंत्री परिषद की सलाह से, मंत्री परिषद की सलाह से, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से करता है। किसकी नियुक्ति मेरे दोस्त? तो महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति क्या अपने मन से करता है? नहीं, राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करता है।
किससे? तो मंत्री परिषद से क्या लेता है? सलाह लेता है। मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो महान न्यायवादी की क्या करता है? नियुक्ति करता है। चलिए अब मैं इनका क्या बताऊंगा? कार्यकाल। जल्दी से इसको इरेज करते हैं तो कार्यकाल देखते हैं। क्या देखते हैं? कार्यकाल। देखिए इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल देख लेते हैं। इनका कार्यकाल देखिए, कार्यकाल इनका निश्चित नहीं होता है। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब धारण करते हैं। ठीक है, अब कहेंगे कि प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है? तो प्रसाद पर्यंत का मतलब कि इनको हटाने के लिए कोई कारण न बताया जाए। हटाने के लिए कोई कारण न बताना पड़े, कोई कारण न बताना पड़े। इनको हटाने के लिए कोई कारण न बताना पड़े, इसे क्या कहते हैं? प्रसाद पर्यंत पद। ठीक है, क्या इनका कोई निश्चित कार्यकाल होता है मेरे दोस्त? तो इनका निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। किसका? महान न्यायवादी जी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। राष्ट्रपति इनको चाहे तो आज नियुक्त किया, कल हटा सकता है। आज नियुक्त किया 10 साल बाद हटा सकता है। आज नियुक्त किया 5 साल बाद हटा सकता है। मतलब जब चाहे तब इनको क्या कर सकता है? हटा सकता है। तो हमने बारी बारी से महान न्यायवादी का क्या देखा? तो महान न्यायवादी की योग्यता, महान न्यायवादी की नियुक्ति, महान न्यायवादी का कार्यकाल। ठीक है, आपसे पूछेगा कि क्या महान न्यायवादी 5 साल के लिए चुना जाता है? तो नहीं। पहली बात तो महान न्यायवादी चुना नहीं जाता है। ठीक है, पहली बात ध्यान रखिए, महान न्यायवादी चुना नहीं जाता है। महान न्यायवादी का किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। आपका जवाब मिलेगा कि महान न्यायवादी चुना नहीं जाता है, महान न्यायवादी का किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। अब क्या महान न्यायवादी 5 साल के लिए काम करता है या कार्यरत रहता है? तो नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। कौन? महान न्यायवादी। राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें आज नियुक्त करे, कल हटाए, आज नियुक्त करे 10 साल बाद हटाए, आज नियुक्त करे 5 साल बाद हटाए। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को कौन धारण करता है? तो आपका महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके अधिकार और कार्य क्षेत्र को देखते हैं जल्दी से। अब देखेंगे क्या? अधिकार और कार्य क्षेत्र। चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्य व अधिकार या अधिकार व कार्य क्षेत्र। अधिकार व कार्य क्षेत्र किसका? महान न्यायवादी का। ठीक है, आगे लिख लीजिए, महान न्यायवादी, महान न्यायवादी। चलिए अधिकार व कार्य क्षेत्र, इतना तो जान ही गए कि इसका पढ़ रहे हैं, महान न्यायवादी का। तो महान न्यायवादी का अधिकार देखेंगे और कार्य क्षेत्र देखेंगे। महान न्यायवादी का अधिकार व कार्य क्षेत्र में पहला वाला आपको क्या मिलेगा? कि पहला मिलेगा कि राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषय पर,
राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषय, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषय पर, निर्देशित विषय पर, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषय पर संघीय सरकार को या संघीय मंत्री परिषद को, किसको? संघीय सरकार को संघीय सरकार को विधिक सलाह देता है, विधिक सलाह देता है, विधिक सलाह देता है। चलिए देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा किस विषय पर? निर्देशित विषय पर। किस विषय पर? निर्देशित विषय पर क्या देता है? तो विधिक सलाह देता है। क्या देता है? विधिक सलाह देता है। चलिए समझिए, हमने कह दिया कि एक महान्यायवादी होगा, भारत का क्या होगा? विधिक सलाहकार होगा। सही बात है, सलाहकार होगा। अब उनका काम आ गया, अधिकार भी है और कार्य क्षेत्र भी है। किसका? तो महान्यायवादी का। किसके निर्देश का पालन करना है इनको? राष्ट्रपति। तो हमने देखिए बता दिया कि राष्ट्रपति द्वारा निर्देश, राष्ट्रपति इनको निर्देश देगा कि इसी विषय पर काम करना है। कहां पर? खाली कुछ जो विषय है, मतलब कह दिए कि राष्ट्रपति कह दिया कि 10 बिस्सा आलू कोड़ना है महान्यायवादी को, तो महान्यायवादी कोड़ेगा नहीं, वो खेत को कोड़ेगा थोड़ो। महान्यायवादी निर्देश देगा कि ऐसे कुदार पकड़ो, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे कोड़ते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति यदि कह दिया कि इसी विषय पर क्या करना है, आपको काम करवाना है, अब किसके अधीन होकर? तो किसी के अधीन होकर नहीं, उसको सलाह देकर, अधीन होकर नहीं महान्यायवादी काम करवाता है। ठीक है, वो उसको सलाह देकर काम करवाता है। किसको सलाह देता है? तो संघीय सरकार को। अब कहेंगे संघीय सरकार क्या है? तो संघीय सरकार होती है क्या? संघीय मंत्री परिषद। संघीय मंत्री परिषद, संघीय मंत्री परिषद को ही क्या कहते हैं मेरे दोस्त? संघीय सरकार कहते हैं। ठीक है, संघीय मंत्री परिषद को ही किसके नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार के नाम से। किसके नाम से? संघीय सरकार के नाम से किसको जाना जाता है? संघीय मंत्री परिषद को। और संघीय मंत्री परिषद को विधिक सलाह देगा। कौन देगा? तो महान्यायवादी। कौन देगा? तो अटॉर्नी जनरल देगा। कौन देगा? अटॉर्नी जनरल। कौन देगा? अटॉर्नी जनरल देगा। आई बतिया को कहेगा कौन? राष्ट्रपति कहेगा। कौन कहेगा? राष्ट्रपति कहेगा। चलिए, तो अगला इनका काम देखते हैं। अगला वाला देखते हैं। पहला वाला तो हो गया, दूसरा वाला देख लेते हैं कि दूसरा वाला क्या है। दूसरा वाला इनको कहेगा काम, दूसरा वाला इसका अधिकार क्षेत्र है कि भारत के किसी भी न्यायालय में, ठीक है, भारत के, दूसरा वाला देखते हैं। यह आपका था पहला वाला, यह का था पहला। दूसरा देखते हैं, भारत के किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होगा। सुनवाई, सुनवाई का अधिकार। ठीक है, यह भारत के किसी भी न्यायालय में क्या कर सकता है? काम कर सकता है। ठीक है, काम करने का मतलब कि यह किसी भी फैसले पर, अरे किसी भी मुकदमे को क्या करता है? लेकर जा सकता है। क्या कर सकता है? लेकर जा सकता है। क्या हाई कोर्ट में केवल? नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केवल? नहीं। भारत को कैसनो न्यायालय है। ठीक है, भारत का ई भैया वकील है, भारत सरकार का वकील है। ठीक है, जिस प्रकार से हम वकील धरते हैं अपना केस को, मुकदमा को दिखवाने के लिए, देखने के लिए, तो उसी प्रकार से भारत सरकार एगो सरकारी वकील रखी है, बांध के रखी है इनको। क्या करके? बांध के। अब बांध के रखी है, लेकिन देखिए जो रखी है यह भारत के किसी भी न्यायालय में, चाहे कौन सा न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो या तो सुप्रीम कोर्ट। अब हाई कोर्ट है
तो कर्नाटक हाई कोर्ट हो, तेलंगाना हाई कोर्ट हो, उत्तर प्रदेश का हो, या तो बिहार का हो, झारखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, मुंबई का हो, महाराष्ट्र वाला हो, या तो राजस्थान का हो, या तो किसी पश्चिमोत्तर भारत का हो या पूर्वोत्तर भारत का हो, कहीं का भी हाई कोर्ट होगा, उसमें इसे का है, सुनवाई करने का अधिकार है। किसका अधिकार है? न्यायालय में किसका अधिकार है मेरे दोस्त? तो सुनवाई का अधिकार है। किसका अधिकार है? सुनवाई का अधिकार है। किसका अधिकार है? सुनवाई का क्या है? अधिकार है। चलिए अब तीसरा वाला इसका देखते हैं। तीसरा वाला क्या है इसकी? तो तीसरी वाली देख लेते हैं, इसका काम या अधिकार क्षेत्र। तीसरा वाला किसका? तो महान्यायवादी का। महान्यायवादी का तीसरा वाला अधिकार या कार्य क्षेत्र देखते हैं। तीसरा वाला काम मिलेगा, दोनों सदन की बैठक में हिस्सा ले सकता है। ठीक है, दोनों सदनों की बैठक में हिस्सा ले सकता है। हिस्सा ले सकता है। अब कहेंगे कि दो गो सदन क्या है मेरे दोस्त? तो इतना यदि आपको नहीं आता है तो पॉलिटी पढ़ना छोड़ दीजिए। दो गो सदन का मतलब ही कि लोकसभा और राज्यसभा। पहला वाला लोकसभा, दूसरा वाला राज्यसभा। ठीक है, दोनों सदन में क्या होती है मेरे दोस्त? बैठक होती है। क्या होती है? बैठक। इस बैठक में हिस्सा कौन ले सकता है? तो इस बैठक में हिस्सा लेने का अधिकार किसको है? अटॉर्नी जनरल को। किसको? अटॉर्नी जनरल। दोनों सदन की किसमें? बैठक में क्या कर सकता है? हिस्सा ले सकता है। लेकिन या परंतु ले सकता है, परंतु मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार नहीं होता। मतदान का अधिकार नहीं होता है। जब किसी भी प्रस्ताव पर ही चर्चा कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये बात सही है, ये बात गलत है, उसको यह कर सकते हैं। परंतु जब वोट देने की बारी आएगी या मतदान करने की बारी आएगी कि इस प्रस्ताव के पक्ष में कौन है, इसके विपक्ष में कौन है, तब महान्यायवादी महोदय मतदान नहीं करेंगे। देखिए, इनको किसका अधिकार नहीं है? मतदान का अधिकार नहीं है। किसका अधिकार नहीं है? मतदान का अधिकार नहीं है। किसको मेरे दोस्त? महान्यायवादी को। किसको? महान्यायवादी को मतदान का अधिकार नहीं है। कहां पर? तो दोनों सदन की बैठक में हिस्सेदारी ले सकते हैं या हिस्सा ले सकते हैं, परंतु इनको किसको? महान्यायवादी को वोट देने का या मतदान का अधिकार नहीं होता है। यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो यह बात अनुच्छेद नंबर 88 में कही गई है। किस में कही गई है? अनुच्छेद नंबर 88 में कही गई है। ठीक है, यह बात किस में कही गई है? अनुच्छेद नंबर 88 में कही गई है। ठीक है, चलिए जल्दी से अगला वाला देखते हैं। क्या देखते हैं? अगला वाला। अब देखिए, जो इनके अधिकार व कार्य क्षेत्र की चर्चा है, यह अधिकार और कार्य क्षेत्र की चर्चा किसमें मिलेगा? देखिए जल्दी से, अनुच्छेद नंबर 76 के 2 में मिलेगा। अनुच्छेद नंबर 76 के क्लाज नंबर 2 में मिलेगा। किसकी चर्चा? अधिकार व कार्य क्षेत्र की चर्चा। ठीक है, एक इनको अलग से आर्टिकल दिया गया, कहा गया कि अनुच्छेद नंबर 76 के 2 में किसकी चर्चा है? तो महान्यायवादी के अधिकार व कार्य क्षेत्र की चर्चा है। एक हमने आपको बताना भूल गए हैं, पीछे वाले में हमने आपको क्या बताया था? इनकी क्या बताई थी? योग्यता बताई थी। क्या बताई थी? योग्यता महान्यायवादी की। अब महान्यायवादी की योग्यता का वर्णन कहाँ मिलता है? तो इधर देखिए, महान्यायवादी की योग्यता का वर्णन मिलता है आर्टिकल नंबर 124 के 3 में। क्या है? तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो योग्यता होती है, वही महान्यायवादी की योग्यता होती है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 123 में जिसका वर्णन किया गया है, अरे 124 के 3 में, सॉरी 124 के 3 में जो वर्णन किया गया है, वही बात किसको दे दी गई है? तो महान्यायवादी को दे दी गई है। हमने बताया, फिर बताया मेरे दोस्त कि अनुच्छेद नंबर 76 के 2 में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए महान्यायवादी के
अधिकार व कार्य क्षेत्र की चर्चा है। फिर हमने बताया कि दोनों सदनों की बैठक में हिस्सा ले सकता है परंतु मतदान का अधिकार नहीं होता है, आर्टिकल नंबर 88 में कहा गया है। किसमें कहा गया है? आर्टिकल नंबर 88 में। चौथा वाली बात देखते हैं कि चौथा इनको क्या है, इनका अधिकार कार्य क्षेत्र का है चौथा वाला। तो संयुक्त अधिवेशन में भी हिस्सेदारी निभा सकता है। किसमें? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कहिए या तो बैठक, संयुक्त बैठक में भी हिस्सेदारी होती है, हिस्सेदारी होती है। चलिए, संयुक्त बैठक में भी किसकी हिस्सेदारी होती है? तो महान्यायवादी की होती है। क्या होती है? संयुक्त बैठक को बुलाने का काम कौन करता है? तो संयुक्त बैठक को बुलाने का काम करता है राष्ट्रपति। देखिए, संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक की? तो संयुक्त बैठक की एक व्यक्ति अध्यक्षता करता है, उसका नाम है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का स्पीकर किसकी अध्यक्षता करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त बैठक में महान्यायवादी हिस्सा ले सकता है? हाँ, ले सकता है, परंतु यहां पर भी इसके मतदान के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया। मतदान का अधिकार नहीं होगा, मतदान का अधिकार नहीं होगा। संयुक्त बैठक में भी हिस्सेदारी ले सकता है परंतु मतदान का अधिकार नहीं होगा। किसको नहीं होगा मेरे दोस्तों? महान्यायवादी को नहीं होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे लिखने का काम करूंगा दोस्त, जल्दी से लीजिए, जल्दी से। अब जगह नहीं बचा है, जल्दी से लिखिए। अब इसको मिटाते हैं, और कुछ बातें बची हैं तो इनको क्या कर सकते हैं, हम अगले टॉपिक में देखते हैं। जल्दी से मिटाने का काम करेंगे अब हम, जल्दी से। चलिए, अधिकार व कार्य क्षेत्र में हमने आपको बताया अधिकार व कार्य क्षेत्र में कि राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषय पर संघीय सरकार को क्या देंगे? विधिक सहायता देंगे। दूसरा वाला हमने बताया कि भारत सरकार के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होगा। इसको दोनों सदन की बैठक में हिस्सा ले सकता है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। संयुक्त बैठक में भी हिस्सेदारी ले सकता है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। देखिए, दोनों सदन की बैठक में जो हिस्सा लेता है किस अनुच्छेद के अनुसार? आर्टिकल नंबर 88 के अनुसार। अब देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए महान्यायवादी की योग्यता का वर्णन किसमें किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 124 के 3 में जो सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता है वही योग्यता महान्यायवादी की होती है। फिर आर्टिकल नंबर 76 के 2 में किसके? तो महान्यायवादी के अधिकार व कार्य क्षेत्र की चर्चा है। किसकी चर्चा है? अधिकार व कार्य क्षेत्र की क्या है मेरे दोस्त? चर्चा है। अब देखिए, क्या संयुक्त अधिवेशन में यह हिस्सा लेता है? तो संयुक्त अधिवेशन में हिस्सा लेता है परंतु मतदान नहीं करता है। संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। जल्दी से मैं इसको मिटाऊंगा और फिर इसके बाद आगे बढ़ूंगा। राष्ट्रपति के अधिकार व कार्य क्षेत्र में जो कुछ बचा है उसको देखते हैं जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के अधिकार व कार्य क्षेत्र में जो बचा है उसको देखते हैं। यह राष्ट्रपति का या भारत सरकार का वकील होता है, सरकारी वकील होता है, परंतु यह निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है। निजी प्रैक्टिस, निजी प्रैक्टिस माने अभ्यास, निजी अभ्यास भी कर सकता है, कर सकता है। यह निजी अभ्यास क्यों करेगा मेरे दोस्त? तो इसको देखिए, निजी अभ्यास करने का कारण बन जाता है कि यह छठा पॉइंट होगा या पांचवा देख लीजिएगा। यह निजी अभ्यास क्यों करेगा? क्योंकि इसे वेतन नहीं दिया जाता है। क्या करता है? इसे वेतन नहीं मिलता है, इसे वेतन नहीं दिया जाता है। ठीक है,
वेतन नहीं दिया जाता है, इसे वेतन का किया जाता है, नहीं दिया जाता है, परंतु परंतु भत्ते और अन्य सुविधाएं, भत्ते और अन्य सुविधाएं इसे दी जाती हैं, भत्ते और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। सोचिए मेरे दोस्त, इसे, यह भारत सरकार का वकील है, भारत सरकार का क्या है, सरकारी वकील है, विधिवेत्ता है बेचारा, लेकिन इसे वेतन नहीं दिया जाता है। जब इसे वेतन नहीं दिया जाएगा तो इसका भी तो बाल बच्चा है, इसकी भी तो पत्नी है, वो साड़ी पहनेगी लक्ष्मीपति, बढ़िया बढ़िया पहनना पड़ेगा इसको। अब बताइए, इसे वेतन नहीं दिया जाता है, जब वेतन नहीं दिया जाता है तो यह क्या करेगा, किसी भी व्यक्ति के मुकदमा को देख सकता है, जब खाली रहेगा तब, जब यह खाली रहेगा तो किसी भी भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति के मुकदमे को क्या कर सकता है, यह देख सकता है, क्या कर सकता है, देख सकता है। और उसी बतिया को हमने कह दिया कि निजी अभ्यास या निजी प्रैक्टिस, उससे ही क्या करेगा, पैसा जुटा लेगा, उससे क्या करेगा, पैसा जुटा लेगा, ठीक है। लेकिन भारत सरकार इसे क्या वेतन नहीं देती है, परंतु भत्ते और अन्य सुविधाएं, सरकारी गाड़ी, सरकारी कर्मचारी, सरकारी इसके का सुविधा, सरकारी मतलब इसको क्या करेंगे, सुरक्षा, सरकारी गाड़ी, सरकारी भत्ता, इस सब का करता है, इसको दिया जाता है, परंतु वेतन नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला इसके बारे में जो बात है उसको देखते हैं, अगली इसके बारे में बात क्या है, तो उस बात को देखते हैं, किसके बारे में, महान्यायवादी के बारे में। कहते हैं कि यह वेतन इसे नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, तो उसका कारण संविधान में कोई लिखा नहीं गया है, ठीक है, संविधान में कोई अच्छा कारण नहीं है कि क्यों नहीं दिया जाता है। यह इसे कहा गया कि जब आप खाली रहिए उस समय आप क्या कर लीजिए, किसी व्यक्ति का कर लीजिए, मुकदमा देख लीजिए। लेकिन एक बात फंस जाती है मेरे दोस्त, सुनिए, कि वह व्यक्ति भारत सरकार के ही खिलाफ मुकदमा कर दिया। देखिए जो व्यक्तियां है वह भारत सरकार के ही खिलाफ मुकदमा कर दिया। जब भारत सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के विरुद्ध लिख सकते हैं, खिलाफ या विरुद्ध, देखिए जब वो व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध ही मुकदमा कर देगा तो क्या इस मुकदमे को महान्यायवादी, क्या इस मुकदमे को महान्यायवादी देखेगा, नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा, कि जब इस पर्सनल व्यक्ति का ही देखेगा तो भारत सरकार की ओर से वकीली कौन करेगा, भारत सरकार की ओर से वकीली कौन करेगा। तो ऐसी स्थिति में यह भारत सरकार का पक्ष लेगा, न कि किसी पर्सनल व्यक्ति का लेगा, ठीक है। पर्सनल व्यक्ति का यह पक्ष नहीं लेगा मेरे दोस्त, उस समय यह भारत सरकार का क्या करेगा, पक्ष लेगा। मतलब ही हम समझाना चाहते हैं कि एक तरफ भारत सरकार हो जाए, एक तरफ कोई व्यक्ति हो जाए, और व्यक्ति महान्यायवादी से कहे कि हम भारत सरकार के खिलाफ क्या करने जा रहे हैं, मुकदमा करने जा रहे हैं, आप इस मुकदमा को क्या करिए, देखिए, तो महान्यायवादी साफ साफ क्या करेगा, मुकर जाएगा, कहेगा कि मैं आपका देखूंगा तो मैं भारत सरकार का सरकारी वकील हूं, हमको भत्ता मिलता है, वेतन नहीं मिलता है, तो कहां से हमको सरकारी सुविधा मिलती है ना। उस सब व्यक्ति को देखकर महान्यायवादी कहेगा कि मैं भारत सरकार का पक्ष लूंगा, न कि आपका लूंगा। जब खाली हूं तो आप भारत सरकार के विरुद्ध न करिए, यदि भारत सरकार के विरुद्ध कर देंगे तो खाली कहां रहेगा, तब खुद भर गया, भारत सरकार के मुकदमा को देखने लगेगा। इस कारण जो महान्यायवादी होता है खाली समय में निजी प्रैक्टिस कर सकता है या निजी अभ्यास कर सकता है, परंतु यदि कोई व्यक्ति या कोई भी संघ भारत सरकार के विरुद्ध कर दिया तो यह भारत सरकार का पक्ष लेगा, न कि उस व्यक्ति का पक्ष लेगा। चलिए आगे देखिए, महान्यायवादी इस सब काम क्या अकेले कर सकता है, नहीं कर सकता है। अकेले कर पाएगा का उतना बड़ा बड़ा काम, तो देखिए आठवां वाला पॉइंट, आठवां पॉइंट देखते हैं कि इसकी सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए, महान्यायवादी की, इसकी सहायता के लिए, यानी महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल, एक सॉलिसिटर जनरल और दो अन्य
दो अन्य सॉलिसिटर जनरल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जनरल होते हैं। मतलब यह मेरे दोस्त समझिए, यहां पर रहेगा अटॉर्नी जनरल, यहां पर क्या रहेगा? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए एक रहेगा सॉलिसिटर जनरल। क्या रहेगा? सॉलिसिटर जनरल। यह एक सॉलिसिटर जनरल रहेगा अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए, और इस अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल, लेकिन और दो गो सहायक रहेंगे। यह तो मुख्य हो गया, लेकिन दो गो सहायक सॉलिसिटर जनरल और मिलेंगे, दो गो सहायक। यहां पर भी सॉलिसिटर जनरल रहेगा, यह भी सहायक रहेगा, और यहां पर भी सॉलिसिटर जनरल रहेगा, यह भी क्या रहेगा? सहायक रहेगा। तो देखिए, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल मुख्य तथा दो गो सहायक, दो गो का सहायक सॉलिसिटर जनरल होते हैं। कोई दिक्कत? इसकी अंतिम पॉइंट को हमने पहले बता दिया, पहले वाली पॉइंट को अंतिम कर दिया। मतलब ही कि वेतन और भत्ता नहीं दिया जाता, इसको हमने लास्ट में बताना चाहिए था, और इस वाली पॉइंट को पहले। तो इतना आप लोग का कर लीजिए, समझ लीजिए। आशा करता हूं मेरे दोस्त कि देखिए, इसकी सहायता के लिए कगो एक सॉलिसिटर जनरल, एक का सॉलिसिटर जनरल तथा दो अन्य सॉलिसिटर जनरल होते हैं। कोई दिक्कत? आशा करता हूं मेरे दोस्त कि आज की यह कक्षा आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली कक्षा में अगले दिन। अब लेकर आऊंगा संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, संसद को लेकर आऊंगा। संसद में लोकसभा मिलेगा, राज्यसभा मिलेगा। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, तब तक के लिए धन्यवाद। जाने की आज्ञा दे दिए, मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।